चलो। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको। चलो, थोड़ा फटाफट प्रैक्टिस करेंगे आज। कल थोड़ा सा लास्ट क्लास में हम करवा दिए थे। आज उसी को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, द लेंथ ऑफ ए रॉड इज 11.05 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। What is the sum of lengths of two such rods? ट्राई करो। ऑप्शन दिया हुआ है 22.1 प्लस माइनस 0.05, 22.10 प्लस माइनस 0.05, 22.1 प्लस माइनस 0.15 और 22.10 प्लस माइनस 0.10। फटाफट जरा बताओ। जल्दी जल्दी। आज सारा एरर का कहानी खत्म कर देंगे। तो भाई एक बात तो देखो, पता है, इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। दिख रहा है, मैंने आपको बोला था कि जब दो चीजों को ऐड करते हैं तो एरर सिंपली ऐड हो जाता है। तो 0.05, 0.05, 0.10 वाला एरर वाला आंसर होगा, यानी आंसर हो गया डी। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो एक दो प्रैक्टिस कराते हैं आपको, रुको। और एक मिनट रुको। तो चलो और करा ही देते हैं। हम लैंग्वेज नहीं दिखवा रहे हैं आपको, वरना झुटमुट का टाइम जाएगा। कह रहा है v की वैल्यू दी हुई है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। I की वैल्यू दी हुई है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ।
जल्दी जल्दी बताओ बेटा, आज खत्म करेंगे इसको। कह रहे हैं वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। 10 प्लस माइनस 0.7 देखते हैं चलो। टेन प्लस माइनस 25, अरे तो खतरनाक कर रहे तेजस। 10 की वैल्यू में 25 कर, ऐसा मत कर। बोलो क्या आएगा। देख, हाँ बेटा बोल जल्दी, क्या रहा है। हाँ जी बोलो, क्या आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है इसका, देखो। हाँ बिल्कुल सही है ना। अरे v की वैल्यू होती है आई इंटू आर, तो आर अपना हो गया v बाई आई। v को लिख दिए 100, आई को लिख दिए 10, ये आ गया 10। तो आर जैसे निकल गया, अब आता है एरर की बारी। तो एरर लिखा जाएगा डेल्टा आर बाई आर इज डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। अपना टारगेट है डेल्टा आर निकालना, तो डेल्टा आर कैन बी रिटन एज आर टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। अब डेल्टा वी अपने को दिया हुआ है, पुट पाट कर दो। डेल्टा वी है 5 और ये है 100। डेल्टा आई अपने को दिया हुआ है 0.2/10, इतना। तो ये इसको अगर मल्टीप्लाई वगैरह कर दो तो ये हो गया 0.5 और प्लस 0.2 यानी आ गया 0.7। यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आप लिखोगे वो लिखोगे 10 प्लस माइनस 0.7 ओम। अब इसके अगर आपको चाहिए परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर, जो चाहिए सब निकालते रहो। परसेंटेज एरर चाहिए तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। अब 0.7/10 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि 7% का अपना एरर है। खेल खत्म। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, एक तो हमने ये कर लिया है। आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, और दो चार प्रैक्टिस करवा देते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर कोई रेजिस्टेंस है आर का और इसमें आई करंट दौड़ रहा है, तो अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय द रेजिस्टेंस इन टाइम टी का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन टाइम टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्वेश्चन में कह रहा है
कि रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में 1% का एरर है, करंट के मेजरमेंट में 2% का एरर है, और टाइम के मेजरमेंट में 1% का एरर है। तो बताओ एच में कितने परसेंट का एरर होगा, देखो और बताओ। सीधा देखो और बताओ। हाँ दिख रहा है सीधा सीधा, क्योंकि डेल्टा एच बाई भाई परसेंटेज दिया है, परसेंटेज निकालना है, बड़ा आसान। इतना प्लस डेल्टा आर बाई आर, ऐसा 100 से मल्टीप्लाई कर लो, समझ में आ रहा है, सब परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो गया। तो ये तेरा हो गया 4%, तो यही हो गया। आर वाला 1% हो गया, और टी वाला 1% हो गया, यानी टोटल 6% हो गया। सिंपल सा काम एकदम, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। अब ये परसेंटेज दे के परसेंटेज पूछने वाला जो एकदम बकवास क्वेश्चन होता है। अब चाहो तो मैं एक दो और करा दे, वैसे कोई मतलब है नहीं अब। जैसे एक्स की वैल्यू दी हुई है ab² / c³ देख के बताना। ए के मेजरमेंट में 1% का एरर, बी के मेजरमेंट में 3% का एरर, सी के मेजरमेंट में 2% का एरर, एक्स के मेजरमेंट में कितने परसेंट का एरर, जल्दी बताओ। हाँ जी जल्दी जल्दी। और तो 13% का एरर कोई छोटा मोटा एरर नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उसके बिना और कोई तरीका लगेगा भी नहीं। तो आप लिखोगे डेल्टा एक्स बाई एक्स इज डेल्टा ए बाई ए प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा बी बाई बी प्लस थ्राइस ऑफ डेल्टा सी बाई सी। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ये अपना 1% है, ये अपना 3 और 2 6% हो गया, और फिर ये भी 6% हो गया, यानी आंसर 13% आ गया। ठीक है ना। ये पाव अरे ऐसे वाले और करवाए क्या। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना अलग अलग टाइप वाले क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छे वाले करा देते हैं, आ जाओ। जैसे परसेंटेज देके परसेंटेज वाला हम नहीं कराते। अब अलग अलग टाइप के थोड़ा क्वेश्चन करा देते हैं आपको हम। जैसे मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया, देखो मैंने आपको बताया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है जिसमें दोनों मिक्स होके आएगा, उसमें एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन सब आ जाएगा। जैसे ये 1/(1/a + 1/b)। अगर ए के मेजरमेंट में एरर है, बी के मेजरमेंट में एरर है, तो ऑब्वियसली एक्स के मेजरमेंट में भी एरर होगा। अपने को निकालना है कि एक्स के मेजरमेंट में कितना एरर आएगा। अब इसको करने के दो तरीके बुक में आपको मिलेगा। एक तरीका ऐसे किया हुआ रहता है, हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनना जरा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या आएगा देखो। पहला टर्म को हम लिख पाएंगे एक्स का पावर -1/dx इंटू dx/dt, चेन रूल लगा दिए। वैसे ही ए के साथ भी कर लो, ए का पावर -1/dA इंटू dA/dt कर लो। सेम कहानी बी के लिए भी कर लेते हैं। ऐसा आ गया। अब समझ में आ रहा है कि ये हो जाएगा -1/x² और ये आ जाएगा dx/dt। वैसे ये आ जाएगा -1/a² इंटू dA/dt। ये आएगा -1/b² इंटू dB/dt। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक तो dt हर जगह से एलिमिनेट करेंगे और माइनस साइन भी उड़ा देते हैं। तो माइनस साइन जब उड़ा दोगे तो ये बन जाएगा dx/x² इज इक्वल टू dA/a² प्लस dB/b²। ऐसा आएगा। और समझ में आ रहा है कि डेल्टा एक्स का dx का मतलब ही होता है कि वेरी स्मॉल चेंज इन x, मतलब एरर इन x। एरर वाला फॉर्मेट में लिख देते हैं तो ऐसा आ जाएगा। एक तो बहुत जगह पे ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है? एक तो तरीका ये हो गया कि अगर हमें ए का एरर पता है, बी का एरर पता है, तो हम लोग एक्स का एरर निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये होता है। एक दूसरा तरीका और है, अब वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुन पहले उसका डेरिवेशन कैसे आया। क्योंकि 1/x की वैल्यू 1/a प्लस 1/b के इक्वल है, तो अपना लोग x को लिख लो ab/a+b। अब बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। a इंटू बी को देखो तो लगता है कि प्रोडक्ट वाला फॉर्म है, a+b को देखो तो लगता है कि एडिशन वाला फॉर्म है, और ab/a+b को देखो तो लगता है डिवीजन वाला फॉर्म है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन वाले फॉर्म से। हम इसको एक कुछ मान लेंगे, इसको कुछ मान लेंगे। कैसे लिखेंगे देख। तो डेल्टा x/x इज एरर इन ab/ab प्लस एरर इन a+b/a+b। लेकिन अगर ए में एरर है, बी में एरर है, तो ए इंटू बी का एरर तो हम निकाल ही सकते हैं, और ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो हम इसको लिखते हैं डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b, और ये हो जाएगा डेल्टा a, ये हो गया डेल्टा b/a+b। एक तरीका ये हो गया। अगर आपको डेल्टा ए पता है, डेल्टा बी पता है, और ए पता है, बी पता है, तो आप डेल्टा एक्स निकाल सकते हो, है ना? अब आपको समझना ये है कि आपको करना कौन सा है। तो आप एक बात हमेशा, वैसे आपको करना कौन सा है, पहला वाला है दूसरा वाला? बताओ कौन सा करोगे, फर्स्ट या सेकंड? हाँ, तुम लोग सब बहुत चालाक हो, तुम्हें क्लास में जो मेथड बताया गया होगा तुम वही बताओगे। रिधिमा, तुम्हें क्लास में कौन सा पढ़ाया गया रे? बोल।
नहीं, फर्स्ट फॉलो नहीं करना है। फर्स्ट से जब आंसर निकालोगे तो आंसर कभी भी एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, इसलिए आपको हमेशा मेथड नंबर 2 फॉलो करना है। वैसे एक बात ध्यान रखो, मेथड नंबर 1 से आंसर उतना डिफर नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर आपको बुक का एकदम एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आपको मेथड नंबर 2 लगाना चाहिए। एक तो ध्यान रहे इस बात का। आओ इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से सुन। मान लो कि R1 की वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.1 ओम, और R2 की वैल्यू है 20 प्लस माइनस 0.5 ओम। फाइंड द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट when they are connected in number 1 series combination and number 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो शुरू हो जाओ। हाँ ठीक है, अब सामू एडिशन वाले में एक्सपर्ट हो गई है। अरे सब आ जाएगा, मत रो तू। सब अच्छे से आ जाएगा। फटाफट फटाफट। दोनों। हाँ बाकी भी बेटा जल्दी जल्दी।
आ गया क्या? देखो, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो आर सीरीज की वैल्यू होती है R1 + R2। ये तो एडिशन वाला हो गया, तो इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है। तो दिख रहा है कि आर सीरीज जो आएगा वो आएगा 30। सर पैरेलल का नहीं हुआ आंसर कर, चलो अभी देखते हैं बेटा। तो 30 और सीरीज में आ रहा है तो सिंपली ऐड हो जाता है, तो ये अपना 0.6 आ गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और पैरेलल में अभी मैंने आपको बताया था, याद करो कि 1/r पैरेलल की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/r1 + 1/r2। यानी आर पैरेलल हो गया हमारा R1 R2/r1 + R2, जो अभी हमने सीखा है। तो एरर का फॉर्मूला इसका लिख लो। तो डेल्टा आर पैरेलल बाई आर पैरेलल इज इक्वल टू डेल्टा R1/R1, डेल्टा R2/R2, डेल्टा R1 + डेल्टा R2/R1 + R2। अब सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, आर पैरेलल ही निकाल लेते हैं। तो आर पैरेलल आ जाएगा 10 × 20/30, यानी आ गया 20/3। 20/3 आ गया, इसका मतलब कितना आ गया ये? 6 पॉइंट कितना हो गया रे? 6 पॉइंट कितना? लेकिन 6.67 लेंगे नहीं, क्योंकि देखो R1 में जो है वो दो सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें भी दो है, तो हमारे उसमें भी दो ही होना चाहिए। तो ये लिखा जाएगा 6.7, ऐसे लिखेंगे। फिर चलो अब निकालते हैं डेल्टा आर पैरेलल क्या होगा। तो डेल्टा आर पैरेलल जो है वो होगा आर पैरेलल इंटू डेल्टा R1। डेल्टा R1 कितना आया था? डेल्टा R1 था 0.1, डाल दो। 0.1/10। डेल्टा R2 कितना था? तो डेल्टा R2 था अपना 0.5/20, आगे डाल दो। प्लस डेल्टा R1 प्लस ये, तो कुल मिला के 0.6 और डिवाइडेड बाई इतना, तो आ गया 30 की वैल्यू कितनी आ रही है देखो तो। तो 20/3 रहने दो, छोड़ो, माथा बच्ची करे। बोलो कितना है ये? जरा इसको सॉल्व वॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। हाँ, ये हमें इंश्योर करना होगा कि सभी का एरर डेसिमल के एक प्लेस तक है। तो डेल्टा आरपी भी जो है डेसिमल के एक प्लेस तक ही होना चाहिए। ये डेल्टा आरपी पूरा आ रहा है रिधिमा? हाँ रिधिमा, ये डेल्टा आरपी पूरा आ रहा है। तो डेल्टा आरपी की वैल्यू बताना मुझे कितना आ रहा है पूरा। सॉल्व करो सभी।
अरे इस पूरे कैलकुलेशन की वैल्यू बताओ क्या आ रहा है। पूरा आ रहा है, तुम कह रहे हो 0.306। लेकिन चूंकि सभी एरर में डेसिमल के एक प्लेस तक ही आंसर है, तो हमारा भी आंसर डेसिमल के एक प्लेस तक ही होना चाहिए। तो आंसर लिखा जाएगा 0.3। बस। तो आप देख सकते हो कि आर पैरेलल की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6.67 प्लस माइनस 0.3। खेल खत्म। तो बोलो, समझ में आया क्या। भाई पैरेलल आ जाए, सीरीज आ जाए, एडिशन आ जाए, सब्ट्रैक्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, अपना कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, रुको। एक मिनट रुक जाओ खाली। बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ, रुको। सर, ये हमें U6.7 नहीं, 6.7 किस में आ रहा है, रुक जा। नहीं बेटा देख। नहीं 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 नहीं, देख। इसमें डेसिमल के दो प्लेस, सॉरी, इसमें डेसिमल के दो प्लेस, इसमें सॉरी, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर। ओह, तो आपका भी दो सिग्निफिकेंट फिगर ही होना चाहिए, है ना, ठीक कह रहे हो। तो इसको आप लिख दो 6.7 प्लस माइनस 0.3 हो। मेरे दिमाग में आ गया कि तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, कह रहे हो। छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखो। आओ एक क्वेश्चन और कराता हूँ, रुको 1 मिनट। बड़ा मुश्किल से ढूंढा है ये। आ गया। मिनट रुको, कहाँ चला गया। 1 मिनट रुक जाएगा, अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को देखो। कह रहा है एक बच्चा सिंपल पेंडुलम का यूज कर रहा है जिसका लेंथ 1 मीटर का है, और वो मेजरमेंट में जो एरर है उसके लेंथ में वो डेल्टा एल हमें दिया हुआ है। कह रहा है वो स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर रहा है जिसका लीस्ट काउंट है 1 सेकंड का, और वो 40 सेकंड ऑसिले नोट किया है फॉर 20 ऑसिलेशंस। तो इसके लिए कह रहा है कि ये सब क्या होगा, नहीं होगा। इसमें और भी हम अभी परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जीवी सब निकाल लेंगे। अब ध्यान से सुनना जरा, ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन पहले। देखो एक बात हमेशा याद रखो कि अगर लैब में एक्सपेरिमेंट करते वक्त अगर आपको एरर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट का मतलब है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप जो मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट एक्यूरेटली कर सकते हो, जिस किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट आप एक्यूरेटली ले सकते हो, वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाता है। एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो ये घड़ी है, घड़ी में सिर्फ आवर हैंड है, यहाँ 12 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, इस घड़ी के हेल्प से आप जो मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट एक्यूरेटली ले सकते हो, कितना है वो।
इस घड़ी के हेल्प से जो मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट आप एक्यूरेटली ले सकते हो, एकदम एक्यूरेट, जिसमें कोई शक ना हो। हाँ जी, जल्दी बताओ। नहीं, 3 घंटा। ऑब्वियसली 3 घंटे। अरे जब 12 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 घंटे का टाइम मेजर करने का हम आपको बोलेंगे तो आप एक्यूरेटली लोगे या तुक्का लगाओगे? बताओ। अगर हम आपको बोले 1 घंटे का टाइम आप नोट करो, तो इस घड़ी से जब 1 घंटे का टाइम नोट करोगे तो एग्जैक्टली नोट होगा या तुक्का लगेगा? आप अंदाजे से 1 घंटे का टाइम लोकेट कर पाओगे, ना कि एग्जैक्टली। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि लीस्ट काउंट का मतलब ही होता है कि किसी जिस सर, अरे प्रभु जी, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके ऊपर बाद में आएंगे। हम कह रहे हैं अगर ऐसा है तो। अब इंस्ट्रूमेंट कोई एक तरह का थोड़ी होता है, दुनिया जान में लाखों करोड़ों की लाखों करोड़ टाइप की घड़ियां होती हैं, सब तूने देखा है क्या? हम कह रहे हैं अगर ऐसा है तो लिस्ट काउंट बताओ। तो ध्यान रखिए, लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट आप कर सकते हो, वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाता है। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, अब मैंने इस घड़ी में ऐसे मार्क कर दिए, अब इस घड़ी का लीस्ट काउंट क्या हो गया? अब हो गया 1 आवर। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैंने इनके बीच में ऐसे ऐसे मार्क कर दिया, अब लिस्ट काउंट क्या हो गया? प्रभु जी। हाँ, 0.5 आवर। हाँ, 30 मिनट्स कह लो। तो मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, अच्छे से बताना एकदम। ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग आने के लिए इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ज्यादा होना अच्छा रहेगा या कम? अरे बोलो। जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा, उस इंस्ट्रूमेंट से हम उतना ही एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं। और जितना बड़ा लीस्ट काउंट होगा, उस इंस्ट्रूमेंट से लिए गए रीडिंग में एरर होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। इसका मतलब एक बात बताओ, अगर हमें प्रॉब्लम में एरर नहीं दिया है, और मैंने आपको समझाया था, याद करो, कि हमारा जो सिलेबस है वो मैक्सिमम एरर के लिए है। तो अगर किसी प्रॉब्लम में एरर नहीं दिया है, लीस्ट काउंट दिया है, तो लीस्ट काउंट ही उसका क्या बन जाएगा? एरर। भाई ध्यान रखें, अगर कभी एरर नहीं दिया है तो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट दिया है तो लीस्ट काउंट ही एरर बन जाएगा। बहुत बार ऐसा होगा कि लीस्ट काउंट भी नहीं देगा। उसके लिए क्या करोगे अभी हम बताएंगे, सुनो मेरी बात। अब जरा उस प्रॉब्लम पे आते हैं जो अभी हम लोग देख रहे थे। इसको देखो जरा ध्यान से।
तो लीस्ट काउंट बोले या एक्यूरेसी बोले, ये सारा का सारा लीस्ट काउंट होगा। लीस्ट काउंट मालूम तो एरर मालूम। अब जैसे जैसे हम बोलेंगे ना वैसे वैसे करते हैं ना, आप सुनो। लेंथ के मेजरमेंट का एरर निकाल सकते हो क्या? हाँ, लेंथ के मेजर, देखो लेंथ के मेजरमेंट में जो एरर आएगा वो तो बड़ा आसान है, एल बाई एल, कोई दिक्कत ही नहीं है। डेल्टा एल अपने को दिया हुआ है और एल अपने को दिया हुआ है। इसमें एक बहुत ट्रिक है टाइम पीरियड वाले में, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि लीस्ट काउंट जो है हमने दिया हुआ है आपको 1 सेकंड का, और वो 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नोट किया है, और वो 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड उसका 40 सेकंड आया है। तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 सेकंड। लेकिन बेटा एक बात याद करो, बताए थे आपको, आप जितना ज्यादा ऑसिलेशन कंसिडर करोगे, रैंडम एरर होने के चांसेस ज्यादा या कम? तो अगर हम एक ऑसिलेशन का टाइम 2 सेकंड नोट किए होते तो एरर मेरा 1 सेकंड का होता। लेकिन चूंकि हमने 20 ऑसिलेशन का टाइम नोट किया है तो हमारा एरर कितना हो जाएगा? अरे प्रभु जी, ज्यादा या कम? लीस्ट काउंट 1 सेकंड दिया है, तो अगर आप केवल एक रीडिंग लिए होते तो एरर आता 1 सेकंड का। लेकिन आप कह रहे हो कि जितना ज्यादा ऑसिलेशन हम पकड़ेंगे एरर उतना ही कम हो जाएगा। इसका मतलब जब हम डेल्टा टी लिखेंगे तो डेल्टा टी हमारा लिखा जाएगा 1/20। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो, क्लियर है ये बात? भाई तभी तो 20 ऑसिलेशन वरना क्यों लेता है यार, एक ही ऑसिलेशन में उसका संतुष्टि हो जाता है। 20 ऑसिलेशन वो इसलिए लिया है क्योंकि 20 ऑसिलेशन में एरर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो टी वाला जो पार्ट है, देखो तो कौन सा सही होगा? फर्स्ट या सेकंड चेक करके बताओ। जल्दी बताओ मुझे कौन सा सही होगा, फर्स्ट या सेकंड? समझ में आ गया अपने को कि बड़ा आसान है। एरर इन डेल्टा टी बाय मेजरिंग द टाइम पीरियड जो है इतना आ जाएगा। यानी कि जो डेल्टा टी अपना हो गया वो हो गया बेसिकली 1/20। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे। बोलो सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बात? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। चलो अब सुनो। अब कह रहे हैं जी का एरर बताओ। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो अपने को जी में एरर चाहिए तो पहले हम जी का फॉर्मूला बनाएंगे। तो जी का फॉर्मूला बन जाएगा ऐसा। अब हम एरर का फॉर्मूला बनाएंगे, तो एरर का फॉर्मूला बनेगा, देखो तो डेल्टा जी बाई जी, 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, डेल्टा एल बाई एल प्लस
ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी। अच्छा है कि हमको परसेंटेज के टर्म में पूछा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। निकाल के मुझे बताओ थर्ड और फोर्थ में आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी। बाकी बताइए। तो बोलो क्या आया। जल्दी बेटा, इतना लेट ना करो। अरे बाकियों का भी तो आ गया होगा, देख फटाफट, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है तो। अरे डेल्टा एल 1 mm दिया हुआ है, एल अपने को 1 मीटर दिया हुआ है। आ गया क्या? आ ही गया। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाओ। चलो मुझे लिखना पड़ेगा, डाउनलोड होगा नहीं। चलो मैं लिख देता हूँ। देखो, हम्म, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, करा ही देता हूँ। देखो एक बात और समझा देता हूँ साथ के साथ, अभी और प्रैक्टिस करेंगे। एक बात और समझाता हूँ, जैसे मान लो आपको दे दिया कि मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी, और मास दे दिया सपोज करो आपको 2.1 kg, और वेलोसिटी दे दिया मान लो आपको 6.65 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको पूछेगा बताओ कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। तो तुम बोलोगे ठीक है, हमको हम मोमेंटम तो निकाल लेंगे लेकिन एरर के लिए अपने पास तो एरर दिया ही नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में एरर ना दे तो हम फोकस करेंगे लीस्ट काउंट के ऊपर।
जैसे देखने से लग रहा है कि इस इंस्ट्रूमेंट का मास को भी जिस इंस्ट्रूमेंट से भी मेजर किया गया होगा उसका लीस्ट काउंट कुछ ऐसा रहा होगा, 0.1। ठीक वैसे ही वेलोसिटी को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया होगा उसका लीस्ट काउंट रहा होगा, क्योंकि आप देख रहे हो 2.1 के मुकाबले में 6.65 ज्यादा एक्यूरेट है, इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट छोटा रहा होगा, तो उसका लीस्ट काउंट हम पकड़ लेंगे 0.01। और जो लीस्ट काउंट होगा वही उसका एरर हो जाएगा। अब उसके आगे हम अपना सारा कहानी कर सकते हैं। बोलो ये बात समझ में आया क्या? लीस्ट काउंट राउंड ऑफ नहीं, राउंड ऑफ क्या करेगा इसमें तो? राउंड ऑफ तो करने का ही नहीं है। राउंड ऑफ क्या होगा, देख मैं बता रहा हूँ। जब आप मोमेंटम निकालोगे तो मोमेंटम आएगा 2.1 इंटू 6.65। तो समझ में आ रहा है कि इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें दो। तो आंसर मस्ट कंटेन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दो, वो हमारा पी आ गया। अब आता है एरर, तो एरर आएगा डेल्टा पी बाई पी इज डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी। अब डेल्टा पी निकाल लो तो देखो, मैंने आपको ना तीन तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक हो सकता है कि एरर दे दिया जाए, दूसरा हो सकता है कि एरर ना दे के लिस्ट काउंट दे दे, तो और तीसरा ना एरर देना लिस्ट काउंट दे। तो तीनों मेथड में कैसे काम करना है मैंने आपको समझा दिया है। बोलो क्लियर है सबको बात? अरे बोलो। अब रुक जाओ, कुछ क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको, एक मिनट रुको जरा से, डाउनलोड करने दो। एक मिनट रुक जाओ खाली। आओ कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। हम्म, चलो जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करें। सिंपल पेंडुलम वाला, जल्दी जल्दी। अब केवल प्रैक्टिस कराना है हमको। प्रैक्टिस कराएंगे काम खत्म हो जाएगा मेरा। ए सिंपल पेंडुलम इज बीइंग यूज्ड वाला। फटाफट प्रैक्टिस करते जाएंगे।
रिधिमा बोल रही है 4.40। चलो बाकी भी बेटा जल्दी जल्दी। जल्दी आज एरर के जितना कहानी है सब खत्म कराएंगे। आज हो गया तो वेक्टर भी थोड़ा शुरू करेंगे। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। कामू, तेजस, रिधिमा, बाकी बच्चे। अरे बाकियों का भी क्या आंसर है, जल्दी जल्दी बोल। अरे छवि तेरा क्या आंसर है, जल्दी बता। और छवि आंसर नहीं दे रही है लड़की। प्रभु जी अभी समझाए थे। बिल्कुल अभी। अरे आपको कह रहा है कि हाँ लिखना। क्या लिखेंगे सुन। देख इधर। अपने को पता है कि भैया टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G, यानी जी हो जाएगा अपना 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर, यानी डेल्टा G/G = डेल्टा L/L प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा T/T। और 100 से और मल्टीप्लाई करना बाकी है अभी। अब सब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 20 ऑसिलेशन का टाइम 1 सेकेंड वाले लीस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया, एंड द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड। तो देखो डेल्टा टी तो अभी समझाए थे। डेल्टा टी हो गया मेरा 1/20। टी क्या लोगे। ओहो हम पिछला वाला शुरू हो गए क्या। दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना देखने में। पिछला वाला क्या था, ये था क्या। चलो ठीक है। अरे बात तो एक ही है, क्या फर्क पड़ गया, दोनों तो एक ही कॉन्सेप्ट है। तो लिख लो डेल्टा G/G = डेल्टा L/L प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा T/T। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और स्टॉप वॉच दिया है 40 ऑसिलेशन नोट किया है, और टाइम आया है 50 सेकेंड। तो कह रहा है जी का एक्यूरेसी बताओ। अब लेंथ के मेजरमेंट में आपको एरर नहीं दिया है, तो मैंने आपको बताया था ना, इसका लीस्ट काउंट आप ले लोगे 0.1। बस खेल खत्म हो गया। ये हो गया 0.1 डिवाइडेड बाई, यहाँ 25 कर दो, और 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही है। डेल्टा टी की जगह पे। नहीं नहीं नहीं। अरे अब हो जाएगा क्या। चलो और थोड़ा प्रैक्टिस कराते रुको। अब ये वाला एक जैसा ही है तो हम नहीं करा रहे हैं, ठीक है। एक जैसा ही है। एक मिनट रुक जाओ ना।
एक जरा ये वाला क्वेश्चन देखो। ए स्टूडेंट मेजर्स वाला। अरे छवि, तेरा आंसर क्यों नहीं आया? आ गया था। आकांक्षा तो बस कल एब्सेंट रही, आज परेशान। पढ़ाई में यही तो दिक्कत है, एक दिन गायब रहोगे, 5 दिन परेशान रहोगे। चलो फटाफट इसको देखो। फटाफट बताओ। फटाफट जरा बताओ। तेजस जी का कहना है, जल्दी बेटा, फटाफट। बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं देखो। देखो 92 तो सब में ही है, उसका पंगा तो लेना ही नहीं है अपने को। बस एरर निकाल लो, अपना आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बताओ। अरे आ गया क्या सबका? सब कह रहे हैं सी। अरे बेटा देखो, बाकी भी आ गया क्या सबका? फटाफट बताओ। देखो, चलो आओ एक और करते हैं।
देखो, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ट्राई करो तो। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा ट्राई करो। देखते हैं कौन कर पाएगा इसको। फटाफट ट्राई करो, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जल्दी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट। वैसे है कुछ नहीं, जो अभी हम लोग सीखे हैं उसी का एप्लीकेशन है, जो हम कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। अच्छे से ट्राई करो बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। जल्दी बताओ कौन सा आएगा। भाई मोर देन वन आंसर हो सकता है, चेक कर लेना। हाँ रिधिमा कुछ बोल रही है, बोल। ठीक है, बाकी भी बेटा फटाफट। कुछ नहीं है, हम जो जानते हैं हम वही करेंगे। फटाफट चेक करो। यस सर भाई। क्या भाई? अरे बेटा, ये नई बच्ची आई है, आप बताओ जल्दी से। नाम नहीं पता मुझे, इसका नाम क्या है?
बोलो बोलो, क्या आ रहा है? देखो, जो लिखा है ना, वो देखते हैं पहले हम लोग, ठीक है? यहीं पे समझा देते हैं, देखो। तो बेटा अगर ध्यान से देखो तो जो लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा डेल्टा जी बाई जी, मतलब हम कई बार लिख चुके हैं। इस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी। अब अगर ध्यान से देखो तो डेल्टा एल तो अपना 0.1 है ही, और एल अपना 64 है। अभी हम पहले दूसरे केस की बात कर रहे हैं। इंटू 100, डेल्टा टी अपना हो जाएगा 0.1/8, और टी आ जाएगा जो कि दे ही रखा है आपको 16 सेकेंड। जो दूसरा वाला रीडिंग लोगे तो उसमें आएगा 0.1/64 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 4/16। तो समझ में आ रहा है कि सारे फैक्टर सेम है, जिसका ये जितना ज्यादा होगा, जी का मेजरमेंट में एरर उतना ही कम आएगा। तो एक बात तो समझ में आ गया कि 1 और 2 में एरर कम किस में है, जल्दी बताओ। 1 में कम है। अब देखो, थर्ड का डिस्कशन ही कर ही नहीं रहे, तो हम क्यों माथापच्ची करें? आंसर आ गया क्या मेरा? अब वो थर्ड का डिस्कशन अगर करवाना चाहेगा तो हम कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 0.1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 0.1/4/9। अगर कंपेयर करने को बोलेगा तो कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा और देखते हैं। चलो, फिर एक क्वेश्चन आया है, जल्दी एकदम, फटाफट। अब एकदम एरर का तुमको एक्सपर्ट बन जाना है, एकदम कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है अपने को। सर कौन सा वाला करना है, ये वाला बेटा? ए स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट, ये वाला। जल्दी एकदम अपने को जूम आउट कर दो। प्रभु जी क्लियर है? चलो फटा, अब जल्दी आंसर बता। कह रहा है कि किस केस में जी का मेजरमेंट मोस्ट एक्यूरेट है, जल्दी बताओ बेटा।
डी ऑप्शन। एकदम आसानी से बता दो। बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी लोग भी जल्दी। तो बाकी लोग भी बता दो क्या आ रहा है। आओ, लिख भी देते हैं हम। तो समझ में आ रहा है कि भाई डेल्टा जी बाई जी जो आएगा वो आएगा डेल्टा, अब तो याद भी हो जाना चाहिए तुमको। सॉरी, ऐसा। अब देखो, एल तो जो है वो है। अपने को जो एरर है वो कम से कम लाना है, तो कम से कम लाने के लिए डेल्टा एल को कम से कम होना चाहिए। तो देख रहा है, 1 mm वाला है, कम है ये। और साथ में ये भी कम होना चाहिए, तो देखते हैं, आ जाओ। तो डेल्टा टी का मतलब हो गया 0.1, और ये हो गया 50, और टी तो जो है वो है। तो जिसका ये कम का एरर भी कम, तो देख लो। सबसे कम ये दोनों किसमें है, देखो। मतलब ये अल्टीमेटली ये कम होने से और ये कम होने से ये ओवरऑल कम आएगा, जिसका ये ओवरऑल कम होगा उसका रीडिंग जितना अच्छा होगा। तो बताओ, आंसर कौन सा होगा उस हिसाब से। हाँ जी, बोलो। चलो, अब थोड़ा आगे बढ़ते, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम भी देख के समझ चुके हो, कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक ये करके दिखाओ, ए वायर ऑफ लेंथ एल वाला। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी कितनी होगी, चलो जल्दी जल्दी फाइंड करो।
जल्दी बेटा। रिधिमा कह रही है ए। बाकी देखें क्या कह रहे हैं। परसेंटेज दे दिया तो इससे मजेदार तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी बताओ फटाफट। अगर बोलो तो हम लिखना स्टार्ट करें। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। वायर है, वायर का मतलब सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब M/πr²L। तो लिखा जाएगा डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा M/m प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा R/r प्लस डेल्टा L/L। 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 0 पॉइंट इतना तो ये हो जाएगा 0.3/0.3। आर को भी कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.5/0.5 और 2 से मल्टीप्लाई और करना है। अब रह गया एल। इसको जब करोगे तो 6/6 ही हो जाएगा ये तो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1। यानी कुल मिला के आ गया 4%। खेल खत्म। तो इतना क्या सोच रहे हो। प्रभु जी इसमें क्या रॉकेट साइंस आ गया। सामू जी इसमें क्या रॉकेट साइंस आया रे। एक मिनट रुक जाओ और भी कुछ प्रैक्टिस करा। बस इतना ही क्वेश्चन इसमें दे रखा है और प्रैक्टिस करना है तो। अरे एरर का कहानी समझ में आ गया क्या बताओ जरा मुझे। क्या हर तरह का एरर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अरे बोलना। नहीं बोलेगा तो और प्रैक्टिस करा। रामू जल्दी बोलना रे। क्या आगे बढ़े हम लोग।
चलो आओ थोड़ा आज वेक्टर की कहानी शुरू करते हैं। चलो आओ थोड़ा एकदम जरा वेक्टर की कहानी शुरू करते हैं, आ जाओ फटाफट एकदम। थ्योरेटिकल कहानी है शुरू शुरू में तो फटाफट समझते हैं। चलो देखो, स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए अपने को सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्केलर। जैसे मास, जब हम कहते हैं कि एक बॉडी का मास 5 kg है तो उसका डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, और कोई जानकारी मिसिंग नहीं है। जब हम कहते हैं कि देखो टाइम की वैल्यू जो है वो 10 सेकंड है, तो जब टाइम की वैल्यू 10 सेकंड है तो ये भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। लेकिन जब हम कहते हैं, क्या ऐसे समझो, मास, डिस्टेंस 50 मीटर, तो ये सारे स्केलर क्वांटिटीज हैं क्योंकि इनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड ही काफी है। तो डिफाइन करने के लिए इनके डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्केलर। दूसरा है वेक्टर। जाहिर सी बात है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं वेक्टर। हाँ, ऑल दो एक बात ध्यान रखना, जैसे करंट है, करंट के बारे में हम लोग कहते हैं कि इसको मैग्नीट्यूड भी है, वो डायरेक्शन भी है, लेकिन ये फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। ऑल्दो करंट स्केलर नहीं होता है। इसकी दिक्कत क्या है, देखो वेक्टर का जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो ये है, मैग्नीट्यूड मैटर करता है, डायरेक्शन भी मैटर करता है, और साथ में एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसको भी फॉलो करना चाहिए। करंट के साथ दिक्कत क्या है कि करंट में मैग्नीट्यूड मैटर करता है, डायरेक्शन मैटर करता है, लेकिन वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं करंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो बेसिकली एक टेंसर क्वांटिटी होती है। और टेंसर का जो बिहेवियर होता है वो ऑलमोस्ट स्केलर की तरह ही होता है। तो आप अभी टेंसर वेंसर का चक्कर छोड़ो, सिर्फ स्केलर और वेक्टर पे ध्यान दो। जैसे हम कहते हैं फोर्स, जैसे एक बॉडी पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मुझे मालूम है तुम्हारे पेट में दर्द होना शुरू हो गया होगा, अरे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया किधर, ये तो बताया नहीं सर ने। इसका मतलब है कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। हम कहते हैं एक बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया 20 मीटर का, आप बेचैन हो जाते हो, आपको लगता है यार डिस्प्लेसमेंट तो 20 मीटर का है, लेकिन डायरेक्शन सर ने बताया नहीं। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं वेक्टर। ठीक, मैग्नीट्यूड मैटर करे, डायरेक्शन मैटर करे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं किया, फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड टेंसर। मैग्नीट्यूड मैटर करे, डायरेक्शन मैटर ना करे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो ना करे, ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्केलर। बताओ मुझे, क्या तीनों स्केलर, वेक्टर और टेंसर तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? फिर से बोल रहे सुन लो। हाँ, अभी अभी सामू बताएंगे थोड़ी देर में, अभी थोड़े देर में बताएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, वो अभी हम बताएंगे। समझ लो कि वेक्टर की दुनिया का बॉस है वो।
जो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा वो वेक्टर कभी हो ही नहीं सकता है, वेक्टर उसको अपनी बिरादरी से निकाल देगा। फिर से बोल रहे, ध्यान से सुनो। मैग्नीट्यूड मैटर्स, डायरेक्शन मैटर्स, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे वेक्टर। मैग्नीट्यूड मैटर्स, डायरेक्शन मैटर्स, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं किया टेंसर। मैग्नीट्यूड मैटर्स, ठीक है, डायरेक्शन भी डायरेक्शन मैटर ना करे, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो ना करे स्केलर। बात है। वैसे आप एक बात ध्यान रखें कि टेंसर का बिहेवियर ऑलमोस्ट स्केलर की तरह, फिर भी एक अलग क्वांटिटी होती है, तो आपको समझ में आना चाहिए। शॉर्टकट में हम लिख होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक वैसे ही वेक्टर में मैग्नीट्यूड मैटर करेगा, डायरेक्शन मैटर करेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करेगा, वेक्टर कहलाएगा। टेंसर मैग्नीट्यूड मैटर्स, डायरेक्शन मैटर्स, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं किया, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं टेंसर। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, मैंने बोला कि टेंसर्स का बिहेवियर ऑलमोस्ट स्केलर की तरह ही होता है, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, ये छोटा सा एक डेफिनेशन था, आपको समझ में आना चाहिए। आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ध्यान रखें। ए वेक्टर इज represented by a directed line segment in which length of the line represents magnitude of vector, whereas direction of arrow indicates direction of vector। एक वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ये है, इसको हम बोलेंगे ओपी वेक्टर। ये हमको बता रहा है कि इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो है फ्रॉम ओ टू पी। एक डायरेक्शन है फ्रॉम ओ टू पी, और मैंने आपको बताया कि किसी भी वेक्टर का जो लेंथ होता है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जब हम लिखेंगे ऐसा, तो हम कहते हैं ओपी का मॉड, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर।
एक मिनट रुक जा, पता नहीं लिंक करना। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट। देखो, पता नहीं कुछ सेटिंग वेटिंग गड़बड़ हो गया लग रहा है फिर से। ओ, चल रहा था। एक मिनट रुको, अभी तो ठीक चल रहा था। देखो, तो ओपी का मॉड जब हम लिखते हैं इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड का सिंपल सा मतलब होता है
लेंथ ऑफ वेक्टर ओपी। मतलब अगर आप दो वेक्टर देखते हो ना, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, मान लो इस वेक्टर का नाम हमने रख दिया ए वेक्टर, और ये एक वेक्टर है जो कि ये बी वेक्टर। तो छोटा बना देंगे, रुक जा। जैसे ये हमारा एक दूसरा वेक्टर है, मान लो ऐसा, ये है बी वेक्टर। क्या आप देख के बता सकते हो कि किस वेक्टर का मॉड ज्यादा है? मतलब वेक्टर के मॉड की फीलिंग उसके लेंथ को देख के आता है। तो दोनों वेक्टर को लेंथ को देखने से साफ मालूम चल रहा है कि बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर के मॉड से ज्यादा है। बोलो हाँ या ना? ए वेक्टर का मॉड इज ग्रेटर देन बी वेक्टर का मॉड। मतलब मॉड का एक ही मतलब, मॉड का एक ही मतलब होता है उसका लेंथ। जिसका लेंथ जितना ज्यादा उसका मॉड उतना ही ज्यादा। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि ए वेक्टर का लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, मतलब ए वेक्टर का मॉड ज्यादा है एज कंपेयर टू मॉड ऑफ बी। तो बोलो। मतलब ध्यान रखें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज बेसिकली लेंथ ऑफ वेक्टर। जिसका लेंथ जितना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा, सीधी सी बात है। हाँ, वेक्टर को लिखने का और भी कई तरीका होता है। जैसे जब हम लिखते हैं, ये कहलाता है ओपी वेक्टर। कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाता है, ऐसा कभी नहीं लिखा जाएगा, हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, फ्रॉम ओ टू पी। ये इसका डायरेक्शन है। ठीक है। और भी नोटेशन, जैसे जो फॉरेन अथर्स की बुक है ना, उसमें ओ और पी को बोल्ड कर देगा, इसका मतलब भी होता है ओपी वेक्टर, लेकिन हम लोग ये यूज नहीं करते हैं। और एक नोटेशन चलता है हम लोग के देश में, वो है ओपी और ओपी के ऊपर टोपी। इसको हम कहते हैं ओपी कैप। ओपी कैप। हम लोग के देश में ये चलता है, ये चलता है, ये नोटेशन अपने को दिखाई नहीं देगा, लेकिन फॉरेन अथर्स की बुक जो देखोगे उसमें ऐसे ही लिखा हुआ रहता है। तो ध्यान रखें कि एक वेक्टर का मेन कैरेक्टरिस्टिक दो ही चीज है, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का आइडिया उसके लेंथ को देख के आता है। डायरेक्शन आप बता सकते हो। डायरेक्शन कैसे बता सकते हो? जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखो। जैसे मान लो आप दिल्ली से जा रहे हो कलकत्ता या कोलकाता, जो कह लो। ठीक है ना? तो आप रियलाइज किए होंगे कि जब आप दिल्ली में खड़े होते हो कलकत्ता जाने के लिए, तो ट्रेन जब अनाउंसमेंट होता है वो कहता है कि फलाना ट्रेन नंबर जो कि डाउन है, 12304 डाउन। और जब आप कलकत्ता से या पटना से या बिहार से, झारखंड से, कहीं से भी, उड़ीसा से जब आप दिल्ली की तरफ आते हो, तब जब ट्रेन अनाउंस करता है तो वो कहता है 12305 अप। ये अप और डाउन जो है ये डायरेक्शन को इंडिकेट करने में काम आता है। डायरेक्शन कैसे इंडिकेट किया जाता है, सुनो। जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी जो है नॉर्थ से बहती है और कलकत्ता तक जाती है। तो जो भी ट्रेन गंगा नदी के फ्लो के अलोंग जाएगा वो कहलाएगा डाउन। जो भी ट्रेन गंगा नदी के फ्लो के अपोजिट जाएगा वो कहलाएगा अप। तो आप देख लो।
दिल्ली से कोई ट्रेन अगर कलकत्ता को जा रही है तो वो अप होगा या डाउन? अरे दिल्ली से कोई ट्रेन अगर कलकत्ता को जा रही है, बिहार विहार होते हुए जा रही है, तो वो लोग सब ट्रेन क्या कहलाएगा, अप या डाउन? वो सारी ट्रेनें डाउन कहलाएंगी। आप बिहार से आओ, उड़ीसा से आओ, कलकत्ता से आओ, यूपी से आओ, झारखंड से आओ दिल्ली की तरफ, आपके ट्रेन का मूवमेंट जो है वो नदी के अलोंग हो रहा है या अपोजिट हो रहा है? तो अगर अपोजिट हो रहा है तो वो ट्रेनें कहलाएंगी अप। क्या ट्रेनों में ये अप और डाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? अप और डाउन जो है ये ट्रेनों का डायरेक्शन बताओ। ट्रेन का डायरेक्शन ये है, तो अब जरूरी नहीं है कि हम हर जगह गंगा नदी से ही देखें। जैसे मान लो मेरा कोई वेक्टर है, ये वेक्टर मान लो ऐसा है, तो हम इसका नाम ओ है, इसका नाम पी है, और ये एंगल 30 डिग्री है, तो आप कह सकते हो ओपी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये भी डायरेक्शन है। या फिर आप कह सकते हो कि ओपी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस। लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जब भी हम डायरेक्शन लिखेंगे तो डायरेक्शन हमेशा मेजर किया जाए फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वैसे आप वाई एक्सिस के रेफरेंस से भी आंसर लिख सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुकों में जो आंसर लिखा जाता है वो लिखा जाता है फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आप भी जब भी डायरेक्शन लिखे तो आप लिखिए कि एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है। वैसे तो आप वाई से भी लिख सकते हो, छूट है आपको, लेकिन आप एक्स से लिखा करें वो ज्यादा अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मैंने ध्यान दिया कि वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एरो वेक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और जो वेक्टर का लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। बोलो क्लियर है यहां तक सब बातें? चलो तो आज यहीं पे क्लास छोड़ रहे हैं। अगले दिन जो है यहीं से कहानी आगे स्टार्ट करेंगे। वेक्टर जो है लास्ट फंडामेंटल चैप्टर है, क्योंकि उसके बाद से काइनेमेटिक्स लॉज ऑफ मोशन सब शुरू हो जाएगा। ये लास्ट चैप्टर जो आपको ध्यान से समझना है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये। चलो बार कोड जनरेट कर देते हैं। बार कोड जनरेट हुआ नहीं? बार कोड होगा नहीं मुझे लग रहा है। बार कोड जनरेट होगा नहीं इसमें। इसमें बार कोड जनरेट नहीं होगा बेटा।